हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं रूरल लाइवलीहुड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बताया क्या गया है इसके बारे में समझाने के लिए एक पिक्चर प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस मेजरली फॉलो किए जाते हैं। यहाँ वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर्स, गार्डनर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिशिंग जैसे कई सारे वैरायटीज के ऑक्यूपेशंस को फॉलो किया जाता है। और उनसे ही रूरल एरियाज की मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और ऑक्यूपेशन लोगों को मिलती है। सबसे पहले हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कलपत्तू विलेज का, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इस विलेज के माध्यम से हमें समझाया गया है कितने वैरायटी के ऑक्यूपेशंस लोगों को फॉलो करने को मिलते हैं विलेजेस में। Kalpattu is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work. As in other villages, here too is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. There are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics, and there are also some shopkeepers and traders. In the main street, which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shop, barber shop, etc. There are four tea shops which sell tiffin such as idli, dosai, upma in the morning and snacks like vadai, bonda and Mysore pak in the evening. Near the tea shops in a corner lives a blacksmith family whose home serves as a workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. Two families earn a living by washing clothes. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. यहाँ हमें दिखाया गया है कि न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि कई सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग और कई सारे सर्विसेज के प्रोविजन में भी रूरल कम्युनिटीज इन्वॉल्व रहती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग में कि पॉट्स, यूटेंसिल्स, बास्केट्स, ब्रिक्स और बुलक कार्ट्स बनाए जाते हैं। सर्विसेज में यहाँ हमें कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे टीचर्स, नर्सेज, कई सारे स्मॉल शॉपकीपर्स, ब्लैकस्मिथ्स और ऐसे लोग जो कि ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं विलेजेस में। अगला हम लोग देखें, द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द इरिगेटेड लैंड्स। तो जब आप ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि तमिलनाडु के सी कोस्ट में काफी फर्टाइल लैंड है और ये पैडी के ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। तो न सिर्फ नॉन फार्म एक्टिविटीज बल्कि एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करने का सोर्स है। ये हमारी कंट्री के ज्यादातर रीजन्स में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर लोगों के ऑक्यूपेशन का 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में भी और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। There are some coconut groves around. Cotton, sugarcane, plantain are also grown. There are mango orchards. Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स जो कि फार्मिंग जैसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं। सबसे पहला है तुलसी। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड। ये तुलसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में आपको समझाया गया है। तुलसी रामलिंगम के लैंड में काम करती है। उसके पास 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स हैं। ये मैरिज के पहले भी अपने पेरेंटल विलेज में पैडी फील्ड्स में काम किया करती थी। आई वर्क फॉर 8:30 इन द मॉर्निंग टिल to 4:30 in the evening and Karuthamma, रामलिंगम्स वाइफ, सुपरवाइजर्स अस। तो रामलिंगा के जो फार्म्स हैं उसमें उसकी वाइफ सुपरवाइज करती है तुलसी जैसे वर्कर्स को। There is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for harvesting. ये एग्रीकल्चर के मेजर स्टेप्स होते हैं पैडी के जो ग्रोथ होती है उसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि पैडी के जो छोटे सीड्स होते हैं उन्हें किसी छोटे से एरिया में प्लांट कर दिया जाता है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वहां से ट्रांसप्लांट करके एक बड़े पैडी फील्ड में डाल दिया जाता है। वहाँ पैडी फील्ड में जब पैडी का थोड़ा और ग्रोथ देखा जाता है तो वहाँ कई सारे वीड्स उगाते हैं। वीड्स के बारे में आप बायोलॉजी के एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे कि वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ और यील्ड को कम कर देते हैं। तो ऐसे वीड्स को दूर करने के लिए भी वीडिंग कराई जाती है, जिसमें काम मिलता है रामलिंगम के फार्म पे तुलसी जैसे वर्कर्स को। इसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब पैडी की फुल ग्रोथ हो जाती है और पैडी काटने के लिए सूटेबल हो जाता है, उस समय जो हार्वेस्ट किया जाता है पैडी को, उसे ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। When I was young,
I could do this work with no difficulty, but now, as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. तो पैडी का जो प्लांट होता है वो काफी फीट गहरे पानी में उगाया जाता है। पैडी को कंटिन्यूअसली ऐसे पानी में ही रखना पड़ता है, जिसके कारण जो वहाँ वर्कर्स होते हैं उनके पैर भी डूब जाते हैं पानी के अंदर। इसे ही तुलसी काफी पेनफुल बताती है, जैसे जैसे वो ग्रोथ ओल्ड होती जा रही है, उसे ऐसे पानी में पैर रखे रहना लंबे समय के लिए काफी पेनफुल पता चल रहा है। Ramalingam pays rupees 40 per day. This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. My husband Raman is also a laborer. We don't own any land. During this time of year, he sprays pesticides. When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby towns to make houses. इससे दिखाया गया है कि कैसे जो लेबरर्स होते हैं उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है विलेजेस में। वो कभी कभी तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड रहते हैं, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल सीजन्स में उन्हें दूसरी जगहों पर काम ढूंढना पड़ता है, जैसे ये सैंड की ढुलाई करने में, या फिर ब्रिक वगैरह बनाकर जो सिटीज भेजी जाती है उसके लिए ऐसे लेबरर्स को काम में लिया जाता है। इससे एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है ऐसे लेबरर्स की वो काफ़ी खराब रहती है पूरे साल। Apart from working on land, I do all the tasks at home. I cook food for my family, clean the house, and wash clothes. I go with other women to the nearby forest to collect firewood. About 1 kilometer away, we have a village borewell from which I fetch water. My husband helps in getting materials such as groceries from the house. यहाँ आप एक ट्रेडिशनल मेंटालिटी से जो डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है घरों में, वो देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि कैसे जनरली घर का ज़्यादातर काम जो होता है वो वुमेन को ही संभालना पड़ता है। ये तुलसी यहाँ पर एक लेबरर का भी काम करती है और घर जाकर सारे टास्क्स भी इसे ही करने पड़ते हैं। जो इसके हस्बैंड हैं वो जनरली जो बाहर से सामान वगैरह लाना होता है उसमें इसकी मदद करते हैं, लेकिन जनरली जो पानी वगैरह फेच करने का काम होता है ये तुलसी ही करती है। Our school-going daughters are the joy of our lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. ये दिखाता है कि कितनी खराब स्थिति में तुलसी जैसे वर्कर्स को रहना पड़ता है। एक हॉस्पिटल की फीस देने के लिए इन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी और रामलिंगम से लोन भी लेने की नौबत आ गई थी इन लोगों को। ये काफ़ी ज़्यादा लेबरर्स की स्थिति होती है हमारे देश के ज़्यादातर लेबरर्स की, और उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति झेलनी पड़ती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन से सीजन्स में जनरली वर्क मिलता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। तो पैडी की ग्रोथ अगर आपने देखा होगा अपने किसी बुक में, तो पैडी की ग्रोथ जनरली इसी सीजन में की जाती है, जो कि नॉर्मल सीजन हमारा खरीफ का सीजन होता है क्रॉप सो करने का, उसमें पैडी की ग्रोथ होती है। तो ऐसे टाइम्स पर लेबरर्स को काम मिल जाता है एग्रीकल्चर फील्ड्स में, लेकिन बाकी सीजन्स में उन्हें दूसरी जगहों पर जाकर काम ढूंढना पड़ता है। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. उनके घर से काफी दूर है पानी का सोर्स, जिसके कारण उनके दिन का काफी ज्यादा समय पानी वगैरह लाने में ही बीत जाता है। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for their household. The families need to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Nearly two-fifths of all rural families are agricultural laborers in the country. तो आप देख सकते हैं कि 40% जो कि 2/5 होता है टोटल पॉपुलेशन का, वो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में काम करता है। ये नंबर काफ़ी बड़ा है क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चरल लैंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास लैंड नहीं होता और ज़्यादातर लैंड बिग लैंड ओनर्स के पास ही सिमटे रह जाता है और इन लोगों को बाकी जगहों पर जाकर काम करना पड़ता है। इनकी वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं और इन्हें बाकी सर्विसेज लेने के लिए लोन्स लेना पड़ता है, जिससे बाद में इन्हें काऊ वगैरह बेचने की नौबत भी आ जाती है। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. This travel or migration takes place during particular season. Migration के कारण जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के वर्कर्स को काफ़ी दूर जाना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए,
वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज़ में जहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है या फिर बड़े विलेजेस में जहाँ पर और लेबरर्स की ज़रूरत होती है। ये माइग्रेशन कुछ ही सीजन्स में होता है जैसा हमने देखा, क्योंकि बाकी सीजन्स में उन्हें जॉब मिल जाता है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं उनमें उन्हें बाकी इंडस्ट्रियल काम करने की ज़रूरत पड़ती है। Second, we have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take help of other small farmers and in turn help them harvest their field. The trader gave me seeds and fertilizers as a loan. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. I will probably get 40 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to settle the loan, the rest will be used in my home. But whatever I have will last only 8 months. So I need to earn some money. I work in Ramalingam's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for everyday needs. तो हमने एग्रीकल्चर लेबरर्स की स्टोरी पीछे तुलसी की स्टोरी में पढ़ा। अगला हम लोग है सेकर की स्टोरी, जो कि एक छोटा फार्मर है, मतलब इसके पास 2 एकड़ है लैंड, लेकिन इसे फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है और उस लोन को चुकाने के लिए अपना पैडी उसी फर्टिलाइजर देने वाले साहूकार या फिर लेंडर को देना पड़ता है। इससे उसे कम कीमत मिलती है अपनी पैडी की जितना उसे मिलना चाहिए, और वो अपने पूरे खर्चे को नहीं चला पाता। जो पैडी उसकी हार्वेस्ट होती है वो सिर्फ 8 महीने ही चलती है उसके घर में, और इसीलिए उसे राइस मिल में काम करना पड़ता है जो कि रामलिंगम का है। उस राइस मिल में काम करके वो अपने फैमिली के बाकी नीड्स को पूरा कर पाता है। यहाँ पर हम देखें हैं कि उसके पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिससे वो अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ा पाता है, क्योंकि काऊ की मिल्क को वो बेच पाता है मार्केट में। On being in debt. If, as you have read above, very often farmers like Sekar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers, and pesticides. Often they borrow this money from money lenders. If the seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. The crops can also be ruined if monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. And for the family to survive, they may even have to borrow more money. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. This is when we say that they are caught in debt. In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। फार्मर्स टाइम टू टाइम फार्मर सुसाइड्स की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस पर कई बार कई सारी डिबेट्स होती हैं और कई बार गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है ऐसे फार्मर्स के लोन को माफ़ करने के लिए। तो ये स्थिति बनती कैसे है? फार्मर्स मोस्टली अपना काम करने के लिए मनी लेंडर से डेट लेते हैं। ये फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए या सीड्स खरीदने के लिए काम आता है। लेकिन किसी ईयर में अगर जो क्रॉप होती है वो फेल कर जाती है मॉनसून न आने के कारण, या फिर पेस्टिसाइड्स के न काम करने के कारण, या किसी और कारण से मान लीजिए ग्रेन्स खराब निकल गए, तो वो इस पैसे को चुका नहीं पाते। इससे उन्हें और पैसा लेना पड़ता है किसी और मनी लेंडर से या फिर उसी मनी लेंडर से, ताकि वो अपने परिवार के खर्चे को पूरा कर सकें। ऐसे वो पैसे के इस जाल में फंस जाते हैं जिसे हम साइकिल ऑफ डेट कहते हैं। इसे ही हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डेट ट्रैप कहा जाता है। ऐसे फार्मर्स जो कि छोटे स्केल पर फार्मिंग करते हैं, वो अपने लोन्स को जब चुका नहीं पाते और अगर वो और लोन्स ले लेते हैं, तो इससे वो एक डेट के साइकिल में फंस जाते हैं जिससे वो निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वो क्रॉप इंश्योरेंस जैसी चीज़ें लाएं या बैंक्स खुलवाएं छोटे एरियाज़ में, ताकि लोग बैंक से लोन ले सके और गवर्नमेंट उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सके ताकि फार्मर्स को ऐसे डेट ट्रैप से निकाला जा सके। रामलिंगम एंड करुथम्मा, ये स्टोरी अगली आती है रामलिंगा और करुथम्मा की। हमने 2 तरह के फार्मर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये थर्ड टाइप ऑफ फार्मर्स की स्टोरी है। इन एडिशन टू लैंड, रामलिंगम्स फैमिली owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. For the rice mill, they used some of their own money and they borrowed from the government bank.
They buy paddy from within the village and from surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This gives them a substantial income. रामलिंगम की इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी फार्मर्स के कंपैरिजन में इस विलेज में, क्योंकि रामलिंगा न सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है बल्कि उसकी एक राइस मिल भी है और एक शॉप भी है जो कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जैसी चीज़ें बेचती है छोटे फार्मर्स को। रामलिंगा अपने जो राइस मिल है उसके लिए जो पैसा उसने लिया था वो कुछ तो खुद अपने ही पैसे को लगाया था और बाकी उसने गवर्नमेंट के बैंक से बोरो कर लिया था। गवर्नमेंट बैंक से बोरो करने में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है और कभी-कभी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर देती हैं फार्मर्स को ताकि वो अपने जो इनकम है उसे बढ़ा सकें। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है टेरेस फार्मिंग का। In the village called Chizami, which is in the Fake district in Nagaland, the people of this village belong to Chekasing community. They do terrace cultivation. This means that a land on hill slope is made into flat plots and carved out into steps. The sides of each plot is raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. The people of Chizami have their own individual fields, but they also work collectively in each other fields. They form groups of 6 or 8 and take an entire mountainside to clean the weeds on it. Each group eats together once their work of the day is over. This goes on for several days until the work is completed. ये दिखाता है कैसे कम्युनिटी मिलकर एक बेटर एग्रीकल्चरल सिस्टम बना सकती है। नागालैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है अपनी नीचे, और नागालैंड में जैसा आप जानते हैं हिल स्लोप्स में पानी रुकता नहीं है, इसीलिए वहाँ स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि वहाँ लेवल को रेज करके पानी को रोका जा सके। स्टेप्स के कारण पानी का फ्लो धीरे हो जाता है और ये जनरली माउंटेन्स को काट कर ऐसे स्टेप्स बनाए जाते हैं। यहाँ 6 से 8 के ग्रुप्स में फार्मर्स ऐसे वर्क्स को करते हैं और जनरली वो लोग मिल बांट कर पूरे जो कल्टीवेशन होता है उस रीजन का उसे खा लेते हैं। इससे जो वर्क होता है वो भी आसानी से कंप्लीट हो जाता है और जो इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली थी ऊपर के एग्जाम्पल में, वैसी इनइक्वालिटी भी देखने को नहीं मिलती है। यही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर टेक्निक्स का। Agricultural laborers and farmers in India. In Kalpattu village, there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sekar and a few big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural labor families. ये आपने पहले भी पढ़ा यहाँ पर। All of them depend on work they do on other people's field to earn a living. Many of them are landless and others may own very small plots of land. तो यहाँ पे समराइज किया गया है पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है। तो पहला ग्रुप है एग्रीकल्चर लेबरर्स का जो जनरली दूसरों के फील्ड पर काम करते हैं, उनके पास लैंड नहीं होती या फिर काफ़ी छोटे एरिया में वो अपना कल्टीवेशन कर पाते हैं। अगला आता है स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास छोटा लैंड होता है और वो जनरली मनी लेंडर से पैसे लेकर वहाँ पे फर्टिलाइजर्स या और पेस्टिसाइड्स और सीड्स प्रोवाइड करते हैं। उन्हें कुछ और काम भी करना पड़ता है कभी-कभी साल के एंड में ताकि वो अपने परिवार का पूरा खर्चा निकाल सकें। और अगला है लार्ज फार्मर्स जैसे रामलिंगम। ऐसे फार्मर्स जनरली एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम भी रखते हैं जिसके कारण इनकी जो टोटल इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडिया में 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग करते हैं छोटे फार्मर्स की कैटेगरी में, जिनके पास 2 एकड़ के आसपास लैंड होता है, और बस 20% फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज लैंड एरिया रखते हैं। We have looked at farming in Kalpattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. जैसा हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा था, उसके पास एक काऊ भी थी जो कि हाइब्रिड काऊ थी और उससे उसे डेयरी प्रोडक्शन में से भी कुछ पैसा मिल जाता था। इससे भी एक सोर्स ऑफ इनकम माना जा सकता है रूरल रीजन्स का। बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड इन सेंट्रल इंडिया। ये याद रखें, सेंट्रल इंडिया में जनरली फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ काफ़ी पाई जाती हैं और ये लोग फार्मिंग के साथ साथ फॉरेस्ट पर भी काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चलकर कैसे इन्हीं लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी विरोध किया था जब इनके फॉरेस्ट्स पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी।
Collecting mahua, tendu, leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be main source of livelihood for some families. In the coastal areas, we find fishing villages. Let us find out more about the lives of fishing family by reading about Aruna and Parivelam who lived in Pudupet, a village close to Kalpattu. तो साउथ इंडिया के जो कोस्ट्स होते हैं या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के भी काफ़ी सारे कोस्ट में फिशिंग विलेजेस पाए जाते हैं। इन फिशिंग विलेजेस में फिश के मतलब फिश के कल्टीवेशन हम कह सकते हैं, जो कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा इनकम, साइड इनकम जनरेट की जा सकती है एग्रीकल्चर के अलावा। कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी कुछ फिशेस को ग्रो किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था राइस के फील्ड में काफ़ी ऊंचा तक पानी होता है, जिसके कारण वहाँ फिश का कल्टीवेशन भी किया जा सकता है। ऐसे कल्टीवेशन से फार्मर्स के जो इनकम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम अरुणा और पारिवेलम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट वेरी फार फ्रॉम कल्पट्टू is the village of Pudupet. People here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea, and one finds rows of catamarans and nets lying around. At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. This is the time when the catamarans return with their catch, and women gather to buy and sell fish. My husband Perivelam, my brother, and my brother in law returned late today. I was very worried. They go to the sea together in a catamaran. They said they were caught in a storm. I have kept aside some fish for the family. I will auction the rest. The money I get from the auction will be divided into 4 shares, one each for each person who went fishing, and the fourth one is for the equipment. Since we own the catamaran, engine, and nets, we get that share too. We have taken a loan from bank and purchased an engine which is fixed to the catamaran. Now they go too far to the sea so that they can get a better catch. तो सी के जो कोस्टल रीजन्स में जो सी की वाटर होते हैं, उनमें कई बार मछलियों की जो नंबर होती है वो कम हो जाती है फिशिंग के कारण। तो जो डीप सी होता है वहाँ पर फिशेस काफ़ी बेहतर और काफ़ी ज़्यादा नंबर में पकड़ी जा सकती हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है कैसे इंजन का यूज़ करने से इन लोगों की फैमिली को एक बेटर इनकम मिल पाती है। यहाँ में दिखाया है कैसे कई फैमिलीज कोऑपरेट करके साथ में फिशिंग करती हैं और फिर बाद में मछली के जो इनकम आती है उन्हें इक्वली डिवाइड कर लिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ दिखाया गया है कि कैसे फिशिंग नेट्स और कैटामैरन एक रिसोर्स है उस फैमिली के लिए और उस कम्युनिटी के लिए इन जनरल, और उस रिसोर्स के कारण ही वो लोग मछली को बेहतर ढंग से पकड़ पाते हैं। The women who buy fish here will carry them in baskets to be sold in nearby villages. Then there are others like traders who buy for shops in the town. I'll only finish this auction by noon. In the evening, my husband and the other relatives will untangle and repair our nets. Early tomorrow morning around 2 am, they will set out to the sea again. Every year, for at least about 4 months during the monsoon, they cannot go to the sea because this is when the fish breed. During these months, we survive by borrowing from the trader. Because of this, later on, we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction. Those lean months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami. लेकिन सी के पास रहने वाले लोगों को एक मेजर डिफिकल्टी आती है स्टॉर्म्स और सुनामीज के कारण। इसके बारे में भी आप लोग फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ये फिशिंग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, इन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं सुनामी जैसे मंथ्स में। कई बार इन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, मतलब अपने गाँव को छोड़कर इनर रीजन्स में जाना पड़ता है ताकि वो सुनामी के कारण कोई कैजुअलिटी न देखने को मिले। यहाँ पर एक और चीज़ दिखाया गया है कि मॉनसून के मंथ्स में जनरली फिशेस ब्रीड करती हैं। ब्रीड करने का मतलब जो फिश का जेस्टेशन पीरियड होता है, जिस समय फिश अंडे देती है, उस समय ये लोग फिशिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण जो वो मंथ्स होते हैं वहाँ पर इनकम आना मुश्किल हो जाता है। इन्हें ट्रेडर से बोरो करना पड़ता है और बाद में इन्हें मछली कम रेट पर उसी ट्रेडर को बेचनी पड़ती है। ये चीज़ हमने पुराने एग्जाम्पल में भी देखा था, जहाँ पर उस फार्मर को अपने जो ग्रेन्स थे पैडी के, उसे अपने मनी लेंडर को बेचना पड़ा था क्योंकि इसने उससे फर्टिलाइजर्स बोरो किए थे। Rural livelihoods. People in rural areas earn their living in various ways. Some work on farms while others earn their living on non-farm activities. Working on farms involve operations such as preparing the land, sowing, weeding, harvesting of crops. We depend on nature for the growth of these crops, hence life revolves around certain seasons. People are busy during sowing and harvesting and less so at other times. Rural people in different regions of the country grow different crops. However, we do find some similarities in their life situations
एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। तो यहाँ पर चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में सिमिलर स्टोरी देखी जा सकती है इंडिया के। मतलब जो कहानी हम देखते हैं किसी तमिलनाडु के विलेज में, हमें वही होता दिखता है बिहार या उत्तर प्रदेश के भी किसी विलेज में। जैसा हम किसी कोस्टल रीजन ऑफ आंध्रा में देख सकते हैं, वैसी ही स्टोरी हमें किसी कोस्टल रीजन ऑफ बंगाल या गुजरात में भी देखने को मिलती है। इसी से दिखाया गया है कि रूरल रीजन्स इंडिया के जो होते हैं, वहाँ लाइवलीहुड के पैटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखे जा सकते हैं। How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. Many depend on these lands for work as laborers. Most farmers grow crops both for their own requirements and also sell in the market. Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available. There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business, and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craftspersons in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि कैसे कुछ फार्मर्स, जैसे हमने देखा था रामलिंगम का एग्जाम्पल, वो काफ़ी ज़्यादा लैंड रखते हैं और बाकी बिजनेसेस भी स्टार्ट करके अपनी इनकम को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं या क्राफ्टमैन होते हैं या फिशरमैन होते हैं, उनके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जिसके कारण वो बोरो करना पड़ता है उन्हें पैसा, और फिर बाद में इस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें अपने जो क्रॉप्स या फिर जो फिश होते हैं, उन्हें कम रेट्स पर बेचना पड़ता है वापस। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।